हेलो स्टूडेंट, आपका सबका फिर से स्वागत है आज की नई क्लास में। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज अपन थोड़ा सा उसको ही आगे पढ़ेंगे, फीमेल दोनों मेल के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आगे जानेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे बेसिक वो हैं गैमेटोजेनेसिस मेल में, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और फीमेल में हम उसको oogenesis के नाम से जानते हैं। कि मेल में जो गैमीट्स हैं जिनको हम स्पर्म बोलते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और किस तरीके से ट्रांसफ़र होके वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इन सबको आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस से। तो डेफिनेशन क्या हुई गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? तो गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल में डिफरेंट होगा, फीमेल में डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक हम दोनों को डिस्कस करेंगे, मेल में को भी और फीमेल को भी। क्लियर? तो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन क्या है ऑफ गैमीट्स है। तो अगर बात करें मेल में गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इज मेल, इसको हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या जानेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल में जो गैमीट फॉर्मेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फॉर्म होते हैं? यहाँ पे फॉर्म होंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और बात करें अगर फीमेल में तो यहाँ पे फीमेल फीमेल होते हैं, क्या जेनेसिस क्या बनता है? ओवा। क्या फॉर्मेशन होता है? ओवा का फॉर्मेशन। तो आज की क्लास में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे और oogenesis को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, लास्ट क्लास में अपने बात की थी, अच्छे से समझा था कि जो स्पर्म है वो कहाँ पे बनते हैं? वो बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, जो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इज कॉल्ड टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेट जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? मेल टेस्टिस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या? टेस्ट स्पर्म को प्रोडक्शन किया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम समझेंगे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो आज की क्लास का कंसेप्ट, किस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि टेस्टिस के अंदर है वो स्पर्म का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके के डिविजन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? किस तरीके से वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किया, माइग्रेट किए जाते हैं। क्लियर? तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम मन लगा के समझेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो। क्लियर? फॉर्मेशन मेल की बॉडी में स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या टेस्टिस के अंदर जो मेल है, मेल टेस्टिस में स्पर्म बिल्कुल बचपन से जब पैदा होता है तब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बाद में बनते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो मेल चाइल्ड होता है, प्यूबर्टी से पहले की जो स्टेज होती है उस टाइम पे उसके टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही क्या होगा? जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर
प्रोडक्शन स्टार्ट होता है किसका, स्पर्म का। अभी ऐसा क्यों होगा इसको भी हम आगे देखेंगे कि प्यूबर्टी के बाद ही क्यों बनना है, पहले क्यों नहीं बनती। क्लियर। तो बेटा लास्ट क्लास का थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, जो अपने डायग्राम बनाया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखा था ना, दो टाइप के सेल्स थे। एक बड़े सेल्स मतलब लार्ज साइज लार्ज साइज के जो सेल्स थे इज कॉल्ड स्पर्मेटो सॉरी सर्टोली सेल, और जो स्मॉल साइज के शेल थे उसको क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो दो टाइप के जो लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसकी बाउंड्री पे हमें दो टाइप के सेल मिलते हैं। पहले कौन से, सर्टोली सेल, और दूसरे जो बाउंड्री पे सेल मिलेंगे इस तरीके से, यहाँ पर बाउंड्री पे जो सेल मिलते हैं इनको क्या नाम दिया था, बोला था हमने स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया सेल। बेटा यही सेल प्यूबर्टी के बाद आगे डिवाइड होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। कौन से सेल करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, यही सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक सेल है, इसकी बाउंड्री पे क्या है, एक सेल है। तो नेक्स्ट टर्म देखेंगे। तो बेटा ये एक सेल है इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा सेल है ये, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड होता है। क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा। अब बेटा जो सेल डिवीजन है वो आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, है ना। सेल डिवीजन दो टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि अगर सेल जब डिवाइड होता है उसमें साइटोक्रोम के नंबर अगर हाफ हो जाए, ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। और अगर इक्वल साइटोप्लाज्म, इक्वल अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं, इक्वल नंबर में डिवाइड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्लियर। जैसे समझो नॉर्मल एक सेल है, नॉर्मल सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46। अगर जब ये सेल डिवाइड होकर तो डॉटर सेल बनाएगा, अगर दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम ही होंगे तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। कैसे बोलेंगे इसको, माइटोसिस। और अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, इसमें 23 और इसमें भी 23 हो जाए डॉटर सेल में, तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे हम, मियोसिस। क्या बोलेंगे इस डिवीजन को, मियोसिस। तो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड हुआ। तो अब जब डिवाइड हुआ बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवीजन किया तो उन्होंने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना बेटा। तो बेटा समझो कि जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रहे थे तो यहाँ पे डिवीजन होता है कौन सा, माइटोसिस, है ना। तो बेटा ये कैसा सेल था, हैप्लॉइड सेल। ये भी कैसा सेल है, हैप्लॉइड सेल। पर जब डिवीजन होता है कौन सा, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को, तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो बेटा जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर, हाफ। मतलब ये कैसा, ये भी सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा, और ये सेल भी कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा। क्लियर। अब बेटा फिर से यहाँ पे डिवीजन होगा, जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है ये डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड। बेटा यहाँ पे डिवीजन होता है फिर से मियोसिस सेकेंड। फिर से यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। क्लियर। अब मियोसिस सेकंड में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए हैं वो हाफ के हाफ ही रहते हैं। कैसे रहेंगे, हाफ के हाफ ही रहेंगे, मतलब जो हैप्लॉइड थे वो हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनेंगे। अब बेटा नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्पर्मेटिड,
अब स्पर्मेटेड क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्पम ही है। क्या है, एक तरीके से स्पम है। जैसे समझो कि 400 किलो की बॉडी है ना। अब 400 किलो की बॉडी होगी तो चल फिर नहीं पाएंगे, घूम फिर नहीं पाएंगे ना, समझो ना, मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर वो जिम ज्वाइन करेगा, जिम ज्वाइन करके अपने आप को एकदम प्रॉपर शेप में लेके आएगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा बॉडी में वेट है, एक्स्ट्रा ज़्यादा बॉडी में जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे इस तरीके से क्या होगा, जैसे अगर बात करते हैं लार्वा, तो लार्वा क्या होता है, जो लार्वा होते हैं वो लार्वा से एडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक तरीके से चेंजमेंट कर रहा है। क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरीके से जो स्पर्मेटेड और स्पर्म में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर बात करें कि इनका जो जीनोम है वो सब कुछ सेम ही रहेगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेसिकली यहाँ तक आता है कि जो स्पर्मेटेड सेल हैं ये मोटाइल नहीं होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि भाई अपनी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटाएंगे और एक प्रॉपर शेप एंड साइज में आ जाते हैं। क्लियर। और वो क्या फॉर्म करेंगे, फिर स्पर्म फॉर्म करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म। इस तरीके से बढ़िया से एक टेल डेवलप हो जाता है इस तरीके से। इसको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, तो जोआ या स्पर्म क्या बनाते हैं, एकदम फ्रीली मोटाइल स्पर्म बनाएंगे। क्लियर। तो बेटा इस कंडीशन, इस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, यहाँ से जो यहाँ तक की जो स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। और बेटा पूरा जो स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, इस स्टेज को हम बोलेंगे स्पर्मेटो। क्लियर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म जो फॉर्म होते हैं उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटेड हैं जो फॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजोआ, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने, स्पर्मेटोजोआ बनने में लगभग टोटल लगभग 24 डेज का टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, 24 डेज का टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, 24 डेज। यहाँ पे लिख सकते हैं कितना टाइम लेते हैं, टोटल कितना टाइम लगते हैं यहाँ पे, 24 डेज। हाँ, कितना टाइम लगेगा टोटल, लगभग 64 दिन के आसपास जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो किस में डेवलप हो जाता है, वो बना कर लेता है, एक स्पर्म को फॉर्म कर लेगा। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्वेश्चन कई बार कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास एक स्पर्मेटेड है, कितना, एक स्पर्मेटेड है, तो एक स्पर्मेटेड से टोटल कितने स्पर्म बनेंगे। तो देखो बेटा एक से कितने बने, 1 2 3 4। क्लियर। क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है वो क्या करेगा, पहले मियोसिस फर्स्ट करेगा तो 2 सेल बनेंगे। अब दोनों सेल, दोनों सेल बने जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, ये फिर से क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड करेंगे तो 4 स्पर्मेटेड बनाएंगे। और एक स्पर्मेटेड से कितना बनता है, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एक स्पर्मेटेड से क्या बनेगा, एक स्पर्म का सिंगल सिंगल स्पर्मेटेड फॉर्म करता है सिंगल स्पर्म को। क्लियर। तो समझो तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ लेता है भाई कि इस 4 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए हमें कितने सेकंड स्पर्मेटोसाइड चाहिए, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा ऊपर आके पूछ लेता है, पर बहुत ही आसान है। अब इसी चीज़ को हम एक डायग्राम से समझाएंगे, ये सब चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है। तो बेटा इस सेल को हम क्या करेंगे, मतलब ये डायग्राम हम फिर से बनाते हैं और उसको समझेंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है ना। देखो बेटा, देखो ये तो डायग्राम भाई ये बार बार हम बना रहे हैं किसका, सेमनीफेरस ट्यूल। सेमनीफेरस ट्यूल जब अंदर से काटते हैं तो हमें उस तरीके से कुछ दिखाई देता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा पीस काट लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। इसका क्या देखते हैं, सेक्शनल व्यू देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा भाई। देखो
ये तो सेमिनिफेरस ट्यूल की वॉल है, क्लियर। और यहाँ पे इस तरीके से लगे हैं ये। जैसे सर्टोली, है ना। और बेटा इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पे, ये जस्ट अभी बताया था क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया से क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया से, है ना। अब सोचो बेटा, जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, जैसे ही क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, मतलब स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या है, डिवीजन करना स्टार्ट कर देते। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करके पहले क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटो, क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये डिवाइड हो गए, फिर से क्या बनेगा यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं क्या, स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड बाद में क्या बना लेते हैं, स्पम बना लेते हैं। जैसे ही स्पम बनेगा तो वो अपना हेड को किस में पेनिट्रेट कर लेता है, सर्टोली सेल में। इस तरीके से जितने भी स्पम बनते हैं वो अपने हेड को पेनिट्रेट इम्डीड करके रखते हैं किस में, सर्टोली सेल में, क्लियर। तो ये क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, क्लियर। क्या हुआ समझो, जैसे यही सेल है तो बेटा अब यहाँ पे भी सारे क्या होंगे, ये सेल हैं, कौन से, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब जैसे ही यहाँ से डिवीजन होगा तो पहले क्या बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटेड होगा, फिर वहाँ से क्या बनेगा, स्पम। और स्पम बनेगा तो सर्टोली सेल में क्या होंगे, इस तरीके से पड़े रहते हैं, अपने हेड को पेनिट्रेट कर के लिए इस तरीके से पड़े रहते हैं, क्लियर। इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, स्पम का। अब समझो बेटा यहाँ पे कुछ जरूरी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ क्या है, कुछ जरूर चीज़ें, तो पहला क्या है कि फर्स्ट, जब स्पर्म से, सॉरी, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ से बनते हैं क्या, स्पर्म। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना बेटा। अकबर सेकंड देखो, अगर स्पर्मेटेड से बनते हैं क्या, स्पर्म, इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। अब सोचो, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, तो बेटा अब ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ है, ये क्या है, कैविटी है, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूल्स की क्या है, कैविटी है। तो अब इस कैविटी में थोड़ी पड़े रहेंगे हमेशा, ये कैविटी से निकल के बाहर भी जाते हैं, ये कैविटी से क्या निकलेंगे, इस कैविटी से निकल के बाहर भी आएंगे। अब इस कैविटी से निकल के कहाँ पे आते हैं, याद करो कि सेमिनिफेरस ट्यूल्स की जो ओपनिंग है वो किस में होती है, रेटेड टेस्टिस में। और रेटेड टेस्टिस की ओपनिंग किस में होगी, वासा फ्रेंची, सॉरी, वास डिफरेंस, सॉरी, एपिडिडाइमिस में किसके थ्रू होती है, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू होगी। तो जब सेमनीफेरस ट्यूब से निकल के स्पर्म आते हैं किसमें, रेडिटेस्टिस में, तो इस प्रोसेस को बोलता है स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ये चीज़ भी याद रखो, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेडिटेस्टिस, या फिर रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, सेम स्पर्मिएशन। क्लियर। सोचो बेटा ना, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री किसकी है, स्पर्म बनाने की। ये फैक्ट्री कहाँ पे है, ये फैक्ट्री है टेस्टिस के अंदर है। क्लियर। तो उसके अंदर क्या, उस फैक्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर, इसको हम जानते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्स के। अब सोचो कोई फैक्ट्री का कोई एक फैक्ट्री जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो इस केस में अगर बात करें, टेस्टिस एक फैक्ट्री है, तो टेस्टिस को बनाना क्या है, स्पर्म बनाना है। तो स्पर्म के केस में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है स्पर्मेटोगोनिया सेल है। क्लियर। अब वो जब सेल डिवाइड होंगे, डिवाइड होके क्या बनाएंगे, डिवाइड होके बनाते हैं वो स्पर्म। क्लियर। तो अब जो सोचो ना बेटा, फैक्ट्री ने एक प्रोडक्ट तो रेडी कर लिया, ठीक है, कहाँ पे हुआ वो, सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर हुआ। क्या वो प्रोडक्ट वहीं रहेगा, नहीं। अब उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट तो किया जाएगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी तो उस प्रॉपर प्रोडक्ट का कोई पर्पस होगा ना। अगर कोई हम चीज़ बना रहे हैं, अगर हमने बना के केवल रख ली, उसका कोई पर्पस नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का हमारा यूजलेस हो गया वो। क्लियर। अगर स्पर्म को सेमी फेस्टिवल्स के अंदर ही रहना है, तो बनने का कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो जब स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को बोल दिया हमने क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और वहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब से निकल के जो बाहर आते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, स्पर्मिएशन। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ सेल का। क्लियर। अब कुछ चीज़ें हैं जो भी हम एक बार और समझ लेते हैं, जिसको हम हार्मोनल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोनल रेगुलेशन में क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला कि जो स्पर्म है, स्पर्म का फॉर्मेशन बचपन से नहीं होता है। कब होगा वो, जब प्यूबर्टी आती है, मतलब एक सर्टेन एज, उसके बाद बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हो ना, ऐसा कि एक सर्टेन एज के बाद ही बनना स्टार्ट क्यों होता है, समझो बेटा। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस। उसके नीचे ग्लैंड लटकी रहती है, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है, जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, तो सर्टेन एज पे, जैसे एक सर्टेन एज आएगी, तो अगर बात करें मेल के केस में, तो लगभग 12 से 14 साल के आसपास, हाइपोथैलेमस से यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेगा, हम बोलते हैं GnRH। क्या रिलीज होगा, GnRH को रिलीज करेगा, है ना। अब ये GnRH किसके पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा। कौन, GnRH। क्लियर। देखो, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन का सीक्रेशन किया, किसको, GnRH, गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। वो हार्मोन किसके पास आया, वो आया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आया, और उससे बोलता है कि भाई तुम भी सीक्रेशन करो, किसका, गोनेटोट्रोपिन का। तो यहाँ से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन सीक्रेशन होगा यहाँ से, LH और FSH। क्लियर। किसका सीक्रेशन हुआ, LH का सीक्रेशन करा दिया, और किसका करा दिया, FS का सीक्रेशन करा दिया। अब क्या होगा, जो LH सीक्रेशन हुआ, ये किसके हार्मोन हो गए, पिट्यूटरी हार्मोन। दोनों किसके हार्मोन है, पिट्यूटरी, किसके हार्मोन है, पिट्यूटरी। क्लियर। अब जो बेटा LH है, LH भागता हो जाएगा ब्लड में, है ना। देखो ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेन में, और हर हार्मोन के क्या होते हैं, एक टारगेट सेल होते हैं, केवल उन्हीं पे जाके बाइंड होगा तो ये फंक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो हार्मोन रिलीज हुआ ब्लड में, ब्लड के साथ बेचारा ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर हुआ, जैसे वो टेस्टिस में पहुंचा, तो उसको अपने टारगेट सेल मिलेंगे। तो इसके जो टारगेट सेल है वो है लेडिंग सेल। कौन सी सेल है, लेडिंग सेल।
क्लियर। इसके एलएच हार्मोन के टारगेट सेल क्या है, लेडिंग सेल, और एफएसएच के टारगेट सेल क्या है, सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली सेल, जिनको नर्व सेल या सबसेंटेकुलर सेल भी बोलते हैं। तो अब ये एलएच सेल्स, एलएच से जाके बोलेगा कौन, देखो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस सीक्रेशन हुआ किसका, जीएनआरएच का। जीएनआरएच किसके पास है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, और बोलो कि तुम भाई हार्मोन का सीक्रेशन करो, किसका, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें एलएच और एफएसएच आते हैं। तो जैसे ही एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन हुआ, तो लेडिंग सेल, अब लेडिंग सेल्स मैंने बताया था कहाँ पे मिलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे पड़े होते हैं लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स वेट ही कर रहे होते हैं कि कब हमें एलएच हार्मोन आके मिलेगा और कब हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जैसे ही एलएच लेडिंग सेल्स के पास आता है एलएच, तो एलएच यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, सीक्रेशन ऑफ मेल एंड्रोजन, है ना। जो एक बहुत ही फेमस मेल एंड्रोजन है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्या काम कर देता है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना भाई स्टार्ट कर दिया, किसने, लेडिंग सेल ने। अब जो काम बचा किसका, सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल भी क्या करेंगे, जब एफएसएच आके काम करेगा, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काम करते हैं। क्या करता है, देखो एक तो एबीपी का काम करेगा, एंटी बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा इनिबिन हार्मोन। सर्टोली सेल मतलब ये भी कुछ ऐसे सब्सटेंस का सीक्रेशन करता है जो रेगुलेशन करते हैं किसको, मेल प्रोडक्टिव साइकिल को, है ना, समझो। अब जैसे ही बेटा एंड्रोजन का सीक्रेशन हुआ, मतलब टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन हुआ, अब जो टेस्टोस्टेरोन ये क्या कराएगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन हुआ था, ये क्या कराता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है बेटा ये क्या कराएगा, कुछ इसके फंक्शन है। क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो कराता है स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देता है, पहला फंक्शन। मैंने बोला ना, बचपन से पैदा होते ही स्पर्म क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या मेल एंड्रोजन नहीं होते हैं। जब मेल एंड्रोजन रिलीज होंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, उसके बाद ही क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो सकती है। क्लियर, तो तुम्हें पहला आंसर मिल गया। और ये क्या काम करता है, मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनको भी डेवलपमेंट कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन कराएगा। क्लियर, तो स्टार्ट करा दिया स्पर्मेटोजेनेसिस का, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या कराएगा, डेवलपमेंट करा देता है। क्लियर, ये तो। अब एबीपी का काम क्या है बेटो, एबीपी का एनसीईआरटी में नहीं तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली समझो एबीपी का काम क्या होता है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्स है ना, उनके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से हो पाएगी, है ना। और इनिविन का काम क्या है, इसका नाम ही इनिविन, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें रोकेगा। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक भी दे देता है ना। बट नेगेटिव फीडबैक तो वो मैकेनिज्म अलग अलग है। नेगेटिव फीडबैक क्या है, जब भी कोई हार्मोन बॉडी में, ब्लड में, उसका कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई हार्मोन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, तो अपने आप को क्या दे देता है वो, अपने आप को निगेटिव फीडबैक देता है, मतलब अपना सीक्रेशन कम करा देगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको कम कराना है तो क्या होगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बोलेगा किसको, हाइपोथैलेमस को बोल देगा, और पिट्यूटरी को बोल देगा कि भाई एलएच या जीएनआरएच का सीक्रेशन कम कर दो। अगर सोचो ना, एंटी पिट्यूटरी का सीक्रेशन कम होगा एलएच का, तो सीक्रेशन ऑफ मेल एंड्रोजन भी कम होगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक में चला जाता है। तो ये क्या है, हार्मोन रेगुलेशन है। तो बेटा अब देखो, इस छोटा सा टॉपिक हमने क्या देखा, कि जो स्पर्म है वो कहाँ पे बनते हैं, है ना, किस तरीके से बनते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर। अब थोड़ा स्पर्म के बारे में और चीज़ें समझते हैं। थोड़ा टेस्टिस का डायग्राम याद करते हैं, हम टेस्टिस का डायग्राम बनाए थे।
कोशिश कर। ये क्या थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या चीज़ें थी, क्या थी? कंपार्टमेंट, इसको क्या बोला था हमने? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमने क्या बनाए थे? इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बनाए थे? ये सेमनीफेरस। इनके नंबर कितने बताए थे? 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें आँखें खुलते हैं, ये आँखें एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाहर। ठीक है। जब आँखें ओपन होंगे इस तरीके से एक नेटवर्क जैसा कुछ बन जाएगा। एक नेटवर्क बन, इस नेटवर्क को नाम दिया हमने रेटिटेस्टिस। अभी रेटिटेस्टिस बाहर जाता है एक डक्ट के थ्रू, इज कॉल्ड वासा एफरेंचिया डक्ट। और ये बड़ी सी डक्ट, एक मेजर डक्ट में आके ओपन हो जाता है तरीके। है ना। और ये फिर जाके एक छोटी डक्ट बन जाती है तरीके। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा रेटिटेस्टिस। और एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। है ना। वास डिफरेंस और दिस इज वासा एफरेंच। क्लियर वासा एफरेंच। अब मैं ये डायग्राम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने बताया। देखो बेटा, इसके अंदर बने यहाँ पे क्या? टेस्टिस। सॉरी, इसके अंदर क्या बने? स्पर्म। अब यहाँ से स्पर्म जब बनते हैं तो ये निकल के बाहर आएंगे। स्पर्म निकल के क्या होंगे? यहाँ से बाहर की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? स्पर्मिएशन। ठीक है। तो जैसे ही इस स्पर्म का पाथ अगर जानना है कि भाई स्पर्म बाहर निकल के कैसे आए, तो सबसे पहले बने कहाँ पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस हुआ, निकल के बाहर आए। तो किस में आए सबसे पहले? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस निकल के किसके गए? इस डक्ट के थ्रू, वासा प्रेंचिया के थ्रू किस में गए? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में ही ये स्टोर होंगे। स्टोर कहाँ पे होते हैं स्पम? जो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है इसको, स्पम को कहाँ पे किया जाता है? वो पास एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में आए, उसके बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। उसके बाद आगे आए, और फिर वास डिफरेंस। और फिर वास डिफरेंस से आगे किस में जाते हैं? फिर इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी के बाद किस में चले जाते हैं? सीधा यूरेथ्रा में जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बस मैं क्या बता रहा था कि पाथ लिखना है। पाथ क्या है? पाथ क्या है स्पम का? देखो बेटा, फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब। कहाँ पे बने? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद निकले, निकल के किस में चले गए? रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस से निकल के किस में आए? वासा एफरेंशिया। उसके बाद निकले, कहाँ पे आए? एपिडिडाइमिस। कहाँ पे आ गए? एपिडिडाइमिस। यहीं पे इनका क्या हो जाता है? स्टोर किए जाते हैं। स्टोर एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है इनका?
एपिडाइमिस में होगा। कहाँ पे होगा? एपिडाइमिस में होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आते किस में? वास डिफरेंस। और उसके बाद फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट। और उसके अलावा फिर यूरेथ्रा। क्लियर? तो ये क्या है? स्पर्म का पाथ है। क्लियर? ये स्पर्म का पाथ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब से मान लो यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ये स्पर्म ही निकल जाते हैं कि भाई सीधा स्पर्म बन गया और स्पर्म निकल गया। बीच में इसमें कुछ ऐड हुआ? बीच में इसमें कुछ ऐड होगा? इतना बड़ा पाथ इन्होंने ट्रेवल करके आएगा, बीच में कुछ ऐड हुआ इसमें? होता है, समझो। सेमनीफेरस ट्यूब्स से बनेंगे, किस में आएंगे? रेडिटेस में, फिर वासिफ्रेंचिया, फिर एपिडाइमिस। तो सीक्रेशन ऑफ वास डिफरेंस एपिडाइमिस ऐड होगा किसमें? सीमन के साथ, स्पर्म के साथ। स्पर्म रिलीज इसमें यहाँ तक स्पर्म आए वासिफ्रेंचिया तक। जैसे ही एपिडाइमिस में पहुंचे तो इस एपिडाइमिस अपना कुछ सीक्रेशन इसमें ऐड कर देता है। तो स्पर्म हो गया प्लस क्या हो गया? सीक्रेशन ऑफ वास एपिडाइमिस। उसके बाद आए वास डिफरेंस में, तो थोड़ा सा सीक्रेशन किसने ऐड कर दिया? अपना वास डिफरेंस ने भी ऐड कर दिया। अब जैसे ही आ गया एजेक्टोडक्ट में बेटा, अब यहाँ पे कुछ मिलती हैं, बताया था सेकेंडरी असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। लास्ट पिछली क्लास याद करो। तो बस अब उसको क्या बोलते हैं? सीमेन। दो यूरेथ्रा से जो एजैकुलेट होता है, बाहर निकलता है, उसको हम स्पर्म नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सीमन। तो सीमन में क्या क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सीमन क्या है? सीमन। तो बेटा समझो, सबसे पहले स्पर्म, क्या है इसमें? स्पर्म है, प्लस सिक्रीशन ऑफ किसका किसका सिक्रीशन होगा इसमें? एपिडाइमिस, प्लस वास डिफरेंस, प्लस सेमिनल वेसिकल, प्लस सेमिनल फ्लूइड, हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड। इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं? सीमन। क्या बोलेंगे? सीमन। तो एक बार में जो सीमन इजैकुलेट होता है, सिंगल टाइम इजैकुलेशन, कब होता है? 3 to 4 ml सीमन। क्लियर बेटा? अगर एक सिंगल टाइम इजैकुलेशन लगभग इसमें होते हैं 300 to 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। क्लियर? एक टाइम का जो इजैकुलेशन होता है वो कितना होता है? 3 से 4 ml होगा। अब उसमें केवल सबके लिए स्पर्म थोड़ी क्या है, उसमें स्पर्म है, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस है, सिक्रीशन ऑफ वास डिफरेंस है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। क्लियर? तो उसमें स्पर्म कितने होते हैं? 300 से 400 मिलियन होंगे। क्लियर बेटा? अब इसमें एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जितने टोटल 300 से 400 इसमें, उसमें 60% कैसे होने चाहिए? कि 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। मस्ट नॉर्मल शेप एंड साइज। क्लियर? 60% स्पम है वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और उसमें भी 40% कैसे होने चाहिए? तो ग्रेगेरियस, हाई मोटिलिटी।
उसमें से भी वो 40% है, वो क्या होना चाहिए भाई, हाई मोटिलिटी शो करनी चाहिए। तब वो क्या कर पाएंगे, तब वो स्पर्म है, तब वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल होंगे। क्लियर। तो इतना बड़ा नंबर है भाई, अब सोचो ना, 300 से 400 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। तब एक स्पर्म सक्सेस हो पाता है किसमें, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। क्लियर। तो ये कंप्लीट था क्या, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको मेल गेमेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल में, क्या चलेगा नहीं। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो स्पर्म बनते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका शेप और साइज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है भाई, तो बिल्कुल स्पून शेप हो, चम्मच जैसे दिखते हैं, कैसा शेप होता है, स्पून शेप, चम्मच जैसे होते हैं। कैसे दिखते हैं, एकदम चम्मच जैसे। हाँ। देखो, तो स्पर्म का जो शेप होता है बेटा, उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक बड़ा सा हेड, हेड, छोटा सा नेक, देन मिडिल पीस, मिडिल पीस और टेल, और क्लियर। तो जनरली हम ये चीज़ें देखते हैं, ऐसा स्पर्म दिखेगा हमें, चम्मच जैसा होता है हेड, और एक बड़ी सी टेल होगी और बीच में एक मिडिल पीस होता है। क्लियर। अब समझो, इसके जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट का एंटीरियर पार्ट, मतलब हेड का जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, वहाँ पे एक इस तरीके से एक पाउच लगी रहती है, एक बड़ी सी इस तरीके से एक पाउच होगी, इसके अंदर क्या है, एक पाउच है, इस पाउच को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम। ये ही बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर, समझो ना। ये तो बेटा, अगर स्पर्म सबसे पहले आगे ऐसे से जा रहा है ना, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट टच करेगा, इसका एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम टच करेगा। अब ये अपने पास एकदम केमिकल्स लेके जाता है, केमिकल ब्लास्ट करता है। जैसे ही टच करेगा किसको, ओवा को, तो ओवा क्या है, ऐसा थोड़ी पड़ा है कि वाह आ जाओ, अंदर आ जाओ, वेलकम करने बैठा हो, नहीं। उसके ऊपर क्या होती हैं, कुछ प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज होती हैं, उसने अपनी मतलब सराउंडिंग क्या कर रखी हैं, दीवारें बना रखी हैं। तो दीवारों को तोड़ने के लिए अपना पास के पास एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्लियर। दीवार के पास जाएगा, उन दीवारों को तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा। क्लियर। तो जो तोड़ने, इसके बाद जो दीवार तोड़ने का हथियार है वो क्या है, एक्रोसोम है। क्लियर। तो एक्रोसोम बेसिकली किसका बना होता है, अगर बात करें ये, तो मॉडिफाइड लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, डेरिवेटिव है, मॉडिफाइड एक्रोसोम, सॉरी लाइसोसोम। क्या होते हैं, मॉडिफाइड लाइसोसोम, और गोल्जी बॉडी से मिलके बनते हैं, गोल्जी बॉडी मिलके बना देते हैं। क्लियर। इसके अंदर क्या होते हैं, हाइलोरोनिक एसिड होते हैं, क्या होंगे एक्रोसोम के अंदर, हाइलोरोनिक एंजाइम्स होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, जो जो बाउंड्री किसकी, अरे यार नहीं, जो एग ओवा है, ओवा की जो मेम्ब्रेन है उनको क्या करते हैं, रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर। और इसके पास प्रोमोटिन होगा अपना भाई, इस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा उसको रहने,
न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा रहता है? क्रोमेटिन। अब हालांकि डी न्यूक्लियस कैसे होता है? एप्लॉइड स्ट्रक्चर है भाई, कैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख सकते हैं? हैप्लॉइड मतलब 2n, मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? हाफ क्रोमोसोम नंबर। क्लियर नेक। अब आओ मिडिल पीस में। तो बेटा मिडिल पीस में क्या हो, यहाँ पे दो सेंट्रल मिल जाते हैं मिडिल पीस में, परपेंडिकुलर सेंट्रल रहते हैं। और इस तरीके से यहाँ से ग्लेजरल निकले रहते हैं, निकले। क्लियर। तो ऊपर इस तरीके से स्पाइरिकल शेप में। माइट्रोकॉन। माइट्रोकॉन समझो, स्पून शेप है ना? बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और क्या पड़ा होगा उसमें? साइटोप्लाज्म भी है। क्या है? साइटोप्लाज्म। ये सेल है ना, साइटोप्लाज्म। और हर सेल की तरह इसके पास भी क्या होती है? अपनी एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो जरूरत की सारी चीज़ें हैं, समझो। सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से। तो जो ह्यूमन स्पर्म है बेटा, वो उसका शेप होता है कैसा? स्पून शेप। हैप्लॉइड सेल होते हैं। अब इसका जो बॉडी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। क्लियर। तो मिडिल पीस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। फॉर एनर्जी। भाई जब स्पर्म स्विमिंग करता हुआ आगे जाएगा, मतलब जब मोटिलिटी शो करेगा, तो उस टाइम पे इसको क्या चाहिए? वो लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है इसको कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसके जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं रिबन शेप के होते हैं। कैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया होंगे? रिबन शेप के माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस में। तो उनको हम नेबन कर्ण बोलते हैं। इसको एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं नेबन कर्ण। अगर कभी कोई आपको जो मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो नेबन कर्ण क्या है? तो नेबन कर्ण कुछ नहीं है, जो रिबन शेप माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्पर्म के मिडल पीस में, है ना? तो ये क्या है? स्पर्म का डायग्राम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना थोड़ा सा ही दिया उसी को समझना है, कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर बन जाओ तब जाना, अभी डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल ये बेसिक सा डायग्राम है, केवल उसको ही समझो। क्लियर। देखो न्यूक्लियस तो बना है, न्यूक्लियस पोर होते हैं तो उसी टाइप का बना है। क्लियर। तो इसके बाद ऊजन एसिस है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स थे वो आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे। और एक बार अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, है ना? एकदम जोश के साथ पढ़ो, एकदम जोश के साथ, है ना? क्लास में जब आओ तो ये सोच के आओ कि भाई बहुत कुछ सीखना है। तभी तो, जब सीखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर ये सोच के आओगे कि पढ़ना है तो दिक्कत होती है। जब आप सीखते हो ना तो मज़ा आता है। सीखने में हमें हमेशा मज़ा आता है। छोटे होते हैं, हम गेम खेलते हैं, गेम खेलना सीखते हैं, मज़ा आता है ना? जब लर्निंग थिंकिंग होती है ना, लर्निंग एक चॉइस होती है, तो हमें वो चीज़ करने में मज़ा आता है। तो मज़े के साथ पढ़ो, है ना? चलो, बाय।